नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हमारी करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को दोस्तों आज आगे बढ़ाते हुए हम सितंबर माह के शुरुआती 3 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें हमारी पहले 10 प्रश्नों की जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके बाद में 10 प्रश्न महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके के होने वाले हैं। और सभी के सभी प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कुछ नया सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हाल ही में चल रही ज्यूरिक्स डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में भारत के शीर्ष रैंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? भाला फेंक या जेवेलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी जो ज्यूरिक्स डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 चल रही है उसमें दूसरा स्थान हासिल करके अभी अपने नाम रजत मेडल नाम किया है। जब हम बात करेंगे इसी प्रश्न की पूरी डिटेल के सामने बारे में, तो आपके सामने वो जो फोटो है वो नीरज चोपड़ा की है, जिसने हाल ही में ज्यूरिक्स डायमंड लीग 2023 में रजत पदक जीता है और अपना फाइनल में स्थान बनाया हुआ है। तो जब हम हमेशा की तरह क्वेश्चन की डिटेल से जानकारी की बात करें तो इस सीजन का हाल ही में 14वां संस्करण चल रहा है, जिसका पहला संस्करण 2010 से चला था और अब की बार जो हमारा 14वां संस्करण है वो 5 मई 14 सितंबर 2023 तक चलेगा। तो भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी एथलीट नीरज चोपड़ा अपना डायमंड लीग का खिताब बचा नहीं पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इवेंट में नीरज चोपड़ा ने महज 15 सेंटीमीटर से अपने खिताब का बचाव करने के लिए चूक गए हैं, क्योंकि इनके साथी जो खिलाड़ी है उन्होंने 85.86 मीटर का थ्रो किया था और इन्होंने 85.71 मीटर का थ्रो किया था। इस लीग का फाइनल अगले महीने अमेरिका के यूजिन में 16 और 17 सितंबर को होगा। नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ज्यूरिक्स डायमंड लीग में चैंपियनशिप में 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया है। जब हम पहले स्थान की बात करें तो चेक गणराज्य के खिलाड़ी जैकब वार्डलेच ने 85.86 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान तथा तीसरे स्थान की बात करें तो जर्मनी के खिलाड़ी जूलियर वेबर ने 85.04 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। और भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक जीता है। तो यह 14 सितंबर तक चलेंगे और तथा इनका जो फाइनल मुकाबला है वो 16 और 17 सितंबर को अमेरिका के यूजिन में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सितंबर 2023 में नवीनतम फीडे रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रथम स्थान रहा है? तो हाल ही में 2023 में फीडे अर्थात जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है उनकी एक रैंकिंग जारी की गई थी। उसी रैंकिंग पूरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग के अंदर भारत का जो टॉप खिलाड़ी है अर्थात भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है या भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से टॉप स्थान पे कौन है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने जो फोटो प्रचलित है वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश कुमार की है। तो हाल ही में जो शीर्ष रैंक हासिल करने वाले भारत के शतरंज खिलाड़ी डी मुकेश कुमार है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे द्वारा हाल ही में जारी की गई रेटिंग सूची के बाद भारत के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश कुमार ने 5 बार के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। जब मैं बात करूं तो इनका जो स्कोर था वो सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2758 अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 124 खिलाड़ी या टॉप 100 में इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया है। उसी सूची में 7 स्थान का लाभ हुआ है। 2019 में गुकेश ने देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का
खिताब प्रज्ञानंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जब आपके सामने बात करें तो इस ग्रैंड मास्टर लीग के अंदर भारत के जो खिलाड़ी हैं वो 82 है और कुल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात करें तो 124 है, जिसमें से 23 खिलाड़ी या 23 महिला खिलाड़ी है। जब हम बात करें 2758 रेटिंग के साथ गुकेश डी पहले स्थान पर, 2754 रेटिंग के साथ विश्वनाथ जी आनंद दूसरे स्थान पर, 2727 रेटिंग के साथ प्रज्ञानंद रमेश बाबू प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो मैं बात करूं 100 में जो टोटल खिलाड़ी हैं उनमें से 9 भारतीय हैं और टॉप 100 में से 8 नंबर पर मुकेश जी का ने अपना स्थान बनाया हुआ है। जब शीर्ष महिला खिलाड़ी की बात करें तो शतरंज में भारत की कोनेरू हम्पी ने 2550 रेटिंग के साथ में अपना पहला स्थान बनाया रखा है, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। दूसरा स्थान की बात करें तो हरिका दोनावली 2502 रेटिंग के साथ आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में सितंबर माह में साक्षरता सप्ताह मनाया गया। वह साक्षरता सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक रहेगा? तो ऑप्शन ए 1 से 8 सितंबर, ऑप्शन बी 11 से 17 सितंबर, ऑप्शन सी 21 से 27 सितंबर तथा ऑप्शन डी 1 से 7 सितंबर। जब हम बात करें हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर के मध्य मनाया गया है। सरकार ने उल्लास अर्थात नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 8 सितंबर। जब बात करें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोगो, नारा या टैगलाइन की बात करें तो जन जन साक्षर और लोकप्रिय नाम उल्लास समाज के लिए एक आजीवन सीखने के लिए समझ है। और इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। यह उल्लास एक स्कूली शिक्षा के अर्थात इसका पूरा फुल फॉर्म नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी रमेश सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर वसुधा गुप्ता तथा ऑप्शन डी गौरव द्विवेदी। तो मैं आपको बताऊं हाल ही में आकाशवाणी और NSD के प्रधान महानिदेशक, जो आपके सामने फ़ोटो प्रचलित हो रही है, जी हाँ, डॉक्टर वसुधा गुप्ता की ये फ़ोटो है और इन्होंने अभी NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर वसुधा ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है और ये इसी से जुड़े हुए इनको लगभग 30 साल हो चुके हैं और अब हाल ही में इन्हें आकाशवाणी और NSD के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए किन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय और एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति की जब अध्यक्ष की बात करें तो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, या इनकी जो समिति का गठन है वो अध्यक्षता रामनाथ कोविंद करेंगे। जब आपके सामने इसका उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर लोकसभा तथा राज्यसभा के होने वाले चुनाव एक ही दिन मनाए जाने, अर्थात यह उद्देश्य से है मनाया गया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर एक पैनल बनाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराना।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हर साल की तरह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 से 8 सितंबर, ऑप्शन बी 11 से 17 सितंबर, ऑप्शन सी 21 से 27 सितंबर और ऑप्शन डी 1 से 7 सितंबर। तो हम बात करें पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करें तो इसे हाल ही में 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है जिसे शॉर्ट में NNW की बात करें तो भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि इस सप्ताह का जो उद्देश्य है वो लोगों के बीच पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका और स्वस्थ खान पान की आदतों को विकसित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूनिसेफ के अनुसार पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का विषय सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार रखा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन सकता है, कब मनाया गया और 2023 का विषय क्या रहा है। इसी सीरीज से आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? तो जो शक्तिकांत दास हैं वो भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI के 25वें गवर्नर जनरल है। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को अपना कार्यभार संभाला था। अब हाल ही में 2023 में इनको जो फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के अनुसार जो रैंक मिली है वह रैंक A+ रैंक मिली है। जब हम बात करें तो इनसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो गवर्नर या 25वें गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A ग्रेड अर्जित करने वाले बैंक भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास, थॉमस जे जॉर्डन जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, गियोन डी होंग जो कि वियतनाम बैंक में गवर्नर जनरल है। मैं आपको बताऊं इनसे पहले जो बैंक के गवर्नर जनरल है वो उर्जित पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में किसने प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? A राजेश मल्होत्रा, B मनीष देसाई, ऑप्शन सी कुमार रमेश तथा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो मैं आपको बताऊं हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के या कार्यभार संभालने के लिए राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद में मनोज सिन्हा ने इनका पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में किस तिथि को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर तथा ऑप्शन डी 4 सितंबर। जब मैं बात करूं हाल ही में विश्व नारियल दिवस की बात करें तो यह
हर साल की तरह 2 सितंबर को मनाया गया है। यह एशियाई और प्रशांत नारियल संस्कृति और समुदाय APCC के स्थापना दिवस पर मनाया गया है। जब हम बात करें विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर में स्थित है। जो देश एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर में स्थित है वह विश्व नारियल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। पहला नारियल दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। इस वर्ष 2023 में विश्व नारियल दिवस की थीम जो रखी गई है वो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना है। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया और इसकी 2023 की जो थीम है वो है बेहतर भविष्य के लिए नारियल उगाना। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा अच्छा कदम, ऑप्शन बी शिक्षा की ओर पहली पहल, ऑप्शन सी अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना तथा ऑप्शन डी शिक्षा को बढ़ावा देना। जब हम बात करें हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक कॉमिक बुक लॉन्च की है जिसका नाम लेट्स मूव फॉरवर्ड है और यह प्राथमिक फोकस या प्राथमिक जो आधार रखा गया है वह आधार अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसका पहला उद्देश्य रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस बुक को लॉन्च करने के साथ साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि यह पुस्तक छात्रों को कहानी कहने के माध्यम से मनोरंजन करते हुए समग्र कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। यह कॉमिक बुक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास और यह स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम SSWP के लक्ष्यों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक रहेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है अच्छा स्वास्थ्य होना और एक बेहतर विद्यार्थी के कल्याण को बढ़ावा देना। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अब हमारा हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसमें आज का टॉपिक है आरोग्य मैत्री क्यूब। ये क्या है, क्या चीज़ है, क्यों मनाया गया, उसके बारे में बात करें तो यह भारत के द्वारा बनाया दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। जो आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है वह एक ऐसा ही एक क्यूब की तरह बनाया गया है। तो मैं आपको बताऊं पोर्टेबल का अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाया जा सकता है। भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया है जिसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एयर लिफ्ट किया जा सकता है और बेहतर क्यूब में पैक किया जा सकता है। तो यह कुल मिला के 200 लोगों को सहायता प्रदान कर सकता है या 200 लोगों को एडमिट कर सकता है। जब जानकारी के लिए कुछ और इसके साथ में बात करें तो जो आरोग्य मैत्री क्यूब जो प्रोजेक्ट में ऑपरेशन थिएटर भी है, मिनी ICU भी है, वेंटिलेटर और बहुत कुछ सुविधाएं इसमें शामिल है। जब हम बात करें तो इस क्यूब को 100 जीवित बच्चे लोगों को 48 घंटों तक सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इन्हें एक साथ जोड़कर 200 बच्चे लोगों को समायोजित किया जा सकता है, अर्थात 100 लोगों को इसमें पैक किया जा सकता है सब ट्रीटमेंट के दौरान और 100 अन्य लोगों को इसके साथ में रखा जा सकता है, अर्थात कुल 200 लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। यह एक पिंजरे के समान है जिसमें 36 मिनी क्यूब में फिट हो सकता है, जिसमें बहुत कुछ शामिल है जिसे 100 जीवित बचे लोगों के लिए 48 घंटे की अवधि तक जीवित रहने के लिए पैक कर दिया जाता है और इसे
हवा में एयरलिफ्ट के दौरान दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह उत्पाद या यह जो क्यूब है पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विषम परियोजना घोषणा का परिणाम है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। अब हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें वल्नरेबल प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन लाइनर क्विज के दौरान इन्हें पढ़ेंगे तो आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है वह महेंद्र सिंह धोनी इसमें साथ में है। तो हाँ, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कौन सा देश दिसंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? ICAC जो बैठक है वो कॉटन से संबंधित है, अर्थात कपास से संबंधित है। इसकी 81वीं पूर्ण बैठक 2 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक मुंबई में कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार विषय पर आयोजित की जाएगी और इसमें 26 सदस्य देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अगले वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के एक राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। वह उस राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने भारत के असम राज्य के जो मुख्यमंत्री है हिमंत कुमार बिस्वा ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम लीलाचल पहाड़ियों के नाम पर लीलाचल फ्लाईओवर रखा गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 2.63 किलोमीटर है और यह गुवाहाटी में मालीगांव चरियाली से कामाख्या गेट तक बनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC आरक्षण अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण थे उसे 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है? तो और जब हम बात करें तो हाल ही में गुजरात सरकार ने जो OBC का आरक्षण है उसे 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य की पंचायतें और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? जब हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा असम राज्य के प्रसिद्ध उत्पाद चोकुआ चावल को हाल ही में GI टैग मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा को आरंभ किया है? तो बात करें हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में अमृत कलश यात्रा को प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस तिथि को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया गया? तो जब हम आंसर की बात करें तो गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर 2023 को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हुए सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर सिंगापुर का अगला राष्ट्रपति कौन बना है? तो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भारत के
मूल व्यक्ति अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरतन ने चीनी के 2 मूल दावेदारों को हराकर सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जो कि सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति होंगे। तो आज की जो महत्वपूर्ण क्लास थी उसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्विज तो ऑप्शन और 10 वन लाइनर क्विज तथा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली कक्षा होगी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज